हेलो, वेलकम यू ऑल टू लॉ सीखो। तो आज हम बात करेंगे कंटेम्प्ट लॉज इन इंडिया की, जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वी स्टार्टेड अ सीरीज। एवरी सैटरडे वी आर गोइंग टू अपलोड अ वीडियो ऑन रिसेंट सोशल लीगल अफेयर्स। तो लेट्स बिगिन। उससे पहले लॉ सीखो की ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर जुडिशियल एग्जाम्स। उसके अलावा ये और कुछ कोर्सेस है। इन सारे कोर्सेज का इंफॉर्मेशन आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो ये रिसेंट न्यूज में कैसे आया, ये इतना करंट अफेयर का टॉपिक क्यों बना हुआ है? तो प्रशांत भूषण, जो एडवोकेट प्रशांत भूषण है, उनका रिसेंटली कंटेम्प्ट केस हुआ, जिसके लिए एक सुओ मोटो प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुओ मोटो प्रोसीडिंग क्या होता है कि जब भी कोई अथॉरिटी, स्पेशली लीगल अथॉरिटी, कोई एक ऐसा प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है ऑन ऑन इट्स ओन। जैसे जनरली हम देखते हैं कि कोई एक कंप्लेनेंट होता है, बट इन दिस केस की कोर्ट खुद अपने इससे सो मोटिवली ऑन इट्स ओन एप्रहेंशन वो प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है। तो सेम हुआ इस केस में कंटेम्प्ट में। तो इसको कंटेम्प्ट माना गया था कि प्राइमा फेसी माना गया था कि सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है। तो 3 जजेस की बेंच, जिसमें जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बी आर गवी एंड जस्टिस कृष्णा मुरारी थे, इन्होंने ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट किया फॉर द टू ट्वीट्स। तो ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसपे दो ट्वीट्स किए गए। उन दो ट्वीट्स को एक कंटेम्प्ट माना गया ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो ट्वीट्स, दो ट्वीट्स का थोड़ा ब्रीफ बता दूं। एक तो जो सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एस ए बोबडे, उनसे रिलेटिंग था, और दूसरा जो ट्वीट था वो हमारे प्रीवियस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो रिसेंट प्रीवियस है, उनके बारे में ये बात करता था। फाइनली इसका वर्डिक्ट आया। वर्डिक्ट के बाद में कुछ टाइम रहा, फिर पनिशमेंट भी दिया गया। तो पनिशमेंट इसमें एक काफी प्रेसिडेंट सेट हुआ कि ऐसे केस में ₹1 का पनिशमेंट दिया गया, जो अपने आप में एक ऐसी हमेशा होने वाली चीज नहीं थी। लाखों में एक बार ऐसे केस में ऐसा पनिशमेंट होता है। उसके साथ में एक जो दूसरा प्रोसीडिंग हुआ था वो था एक्टर सूर्या कंटेम्प्ट केस। तो एक्टर सूर्या जो थे वो जो हमारी साउथ की फिल्म इंडस्ट्री है उसके एक एक्टर है। उन्होंने ये कहा था कि नीट के बच्चों के लिए तो आपने एग्जाम देने के लिए बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, बट ऑन द अदर हैंड सुप्रीम कोर्ट खुद अपना हियरिंग जो है वो वर्चुअल मीडियम से कर रहा है। तो यहाँ पर आप बच्चों की लाइफ को खतरा कर रहे हो और आप खुद सेफली वर्चुअल मीडियम फॉलो कर रहे हो। इसके लिए भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग मद्रास हाईकोर्ट में स्टार्ट हुआ, पर मद्रास हाईकोर्ट में ये चीज देखनी पड़ी कि वहां की चीफ जस्टिस जो थे, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये सिर्फ उनका कंसर्न है बच्चों के लिए, और ये किसी भी तरीके से कोर्ट को स्कैंडलाइज नहीं करता है, या ये किसी तरीके का भी हम इसे कंटेम्प्ट नहीं बोल सकते हैं। बिफोर आई प्रोसीड, यहाँ पर जो प्रशांत भूषण का केस था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था बिकॉज एडवोकेट प्रशांत भूषण जो है थोड़े टाइम पॉलिटिक्स में भी रहे थे। ये हमेशा से एक पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर के फॉर्म में पोर्ट्रे हुए हैं। काफी केसेस रहे, करप्शन केसेस रहे, इन्वायरमेंटल केसेस रहे, जिन्होंने उन्होंने जो पब्लिक की बात थी थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोर्ट के सामने रखी। तो ऐसे पर्सन के अगेंस्ट एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग और उसमें उनको पनिश किया जाता है। इसीलिए ये पूरा एक डिबेट स्टार्ट यहाँ पे हुआ था। एट द एंड हम देखेंगे ये डिबेट क्या था और यहाँ पर हम और आगे हमारा डिस्कशन कैसे बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन जो है उसका हम ओरिजिन की बात करते हैं। एज यू ऑल नो, इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंग्लिश जुडिशियल सिस्टम से काफी ज्यादा प्रभावित है, या मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं वहां का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो इंग्लिश कॉमन लॉ जो है उसमें सबसे पहले जिक्र मिलता है कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन का, कंटेम्प्ट लॉ का, जो कहता है कंटेम्प्ट इन द फेस ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पर हमको जो टेक्स्ट है, जो स्टार्टिंग के काफी जजमेंट्स हुए थे, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है बिहेवियर इन द कोर्ट रूम और इन इट्स वेसिनिटी विच इंटरफियर्ड विद द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो कोई ऐसा बिहेवियर डायरेक्टली कोर्ट रूम में या उसकी वेसिनिटी में जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को या जो आपकी लीगल प्रोसीडिंग को अफेक्ट करता हो, ऐसा केस कंटेम्प्ट माना जाएगा। उसके अलावा ऐसा भी केस जिसमें कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है और उस ऑर्डर को पार्टी विलिंगली डिसओबे करती है, ऐसे केस में भी इसे कंटेम्प्ट माना जाएगा। उसके साथ में जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टार्टिंग में जब हम कंटेम्प्ट मानते थे तो इसमें स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट होता था। अगर हम हिंदी में इसको समझे तो हम कह सकते हैं कि कोर्ट को कलंकित करना, या कैसे उसका जो एक वैल्यू है, उसका जो एक फेथ बना हुआ है, उसको डिमीन करना। तो यहाँ पर
केस लॉस हुए हैं रोच वर्सेस गावन, उसमें भी स्पेसिफिकली ये मेंशन है कि अगर आप ऐसा कोई एक्टिविटी करते हो या आप कोई ऐसा कमेंट करते हो विथ एक्सप्रेशन और वर्ड्स और एनी रिप्रेजेंटेशन जिससे ऑन गोइंग जो केस है उसको अफेक्ट हो, तो ऐसे केस में ये कंटेम्प्ट माना जाएगा। तो फर्स्ट हम ये समझते हैं कि इसका कैसे शुरुआत हुई कि कोर्ट की वैसिनिटी में कोई एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस फॉलो नहीं हो, कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हो, उसके बाद में कोई ऑन गोइंग केस में जो एक उसको हम उसके लिए प्रिजुडाइज बनाए। तो ये सारी कुछ चीजें हैं। उसके साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है इंडिया का, एम के गांधी कंटेम्प्ट केस, जो कि यंग इंडिया मैगजीन केस भी हम इसे कहते हैं। इस केस में रॉल्ट एक्ट आने के बाद में पूरी कंट्री में सिविल डिसओबीडियंस स्टार्ट हुआ था। उसके साथ में जो महात्मा गांधी है उन्होंने ये भी कहा था कि जितने भी प्लीडर्स है, जितने भी लॉयर्स है, उन्हें भी सिविली डिसओबे करना चाहिए। सेम चीज अहमदाबाद में एक जज थे, उन्होंने वही लेटर, उस टाइम का जो हाई कोर्ट था बॉम्बे हाई कोर्ट, जो अहमदाबाद कोर्ट है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आता था, उन्होंने वहां के चीफ जस्टिस, वहां के जो जस्टिस थे उनको लेटर लिखा कि ये अगर ऐसा कोई प्लीडर करता है तो हमको इसका एक्शन लेना चाहिए, और सेम चीज यंग इंडिया मैगजीन में पब्लिश कर दी गई। तो इसके लिए एम के गांधी को और उस टाइम पे जो एडिटर थे यंग इंडिया मैगजीन के, उनको ट्राई किया गया। यहाँ पर उन्होंने एक डिफेंस, ये था डिफेंस नहीं, उनका कहीं ना कहीं ये बात था कि दिस इज ट्रुथ और ये सामने आना चाहिए एंड दिस इज आर राइट। तो उस लेटर को लीक करना इज अ पब्लिक थिंग, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का, इसलिए इसको ऐसा किया गया। चलिए, तो उसके बाद में हम कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, तो आर्टिकल 129, आर्टिकल 142 एंड आर्टिकल 215। इन आर्टिकल्स में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो कोई भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते। स्पेसिफिकली अगर हम 129 की बात करें, आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है, और जो 215 है उसमें हाई कोर्ट को ये पावर मिलता है। तो इंडिया में जो कंटेम्प्ट लॉ है वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अलावा द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 से भी गवर्न होता है। तो इसमें बेसिकली दो टाइप के कंटेम्प्ट है इस लॉ के अंदर। फर्स्ट है सिविल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट में इट्स रिगार्डिंग विलफुल डिसोबीडियंस। अगर कोई भी जजमेंट आया है, कोई भी डिग्री आया है, कोई भी डायरेक्शन या ऑर्डर रिट हो, ठीक है, या किसी भी तरीके का कोर्ट के द्वारा कोई भी ऑर्डर हो, तो ऐसे केस में अगर आप उसको विलफुली डिसओबे करते हो तो यू विल गोइंग टू बी ट्राई अंडर सिविल कंटेम्प्ट। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आप वर्ड से, वेदर स्पोकन, रिटन और बाय साइन और बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन, कोई भी वर्ड किसी भी तरीके से आप ये कम्युनिकेट करते हो जिससे कि कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है वो अफेक्ट हो। वो कैसे, तीन तरीके इसके दिए हुए हैं। एक स्कैंडलाइजेस और टेंड्स टू स्कैंडलाइज द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट की अथॉरिटी को ये किसी भी तरीके से डिमीन करता है तो दिस कैन बी कैटेगराइज अंडर क्रिमिनल कंटेम्प्ट। दूसरा, किसी भी तरीके की एक भावना या प्रिजुडाइज या इंटरफियर करता है इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो वैसे केस में भी इसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाएगा। या किसी भी तरीके का इंटरफियरेंस और ट्राई करे कि ऑब्स्ट्रक्ट या ट्राई करे ऑब्स्ट्रक्ट करने का टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर। तो यहाँ पर डेफिनेशन काफी ब्रॉड दी हुई है, ऐसे केस में भी इसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाएगा। सो दिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2C ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। उसके अलावा क्रिमिनल कंटेम्प्ट की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, जो कि इन केसेस में ट्राई किया गया था, प्रशांत भूषण के केस में ट्राई किया गया था, तो उसमें तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट है एक्चुअल इंटरफेरेंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो स्क्यूरियस अटैक ऑन अ जज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ जजमेंट। अगर किसी जजमेंट के रिगार्डिंग आप अटैक करते हो जज को क्रिटिकली, जो कि एडवर्सली इफेक्ट करे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को, तो ऐसे केस में उसे एक्चुअल इंटरफेरेंस माना जाएगा। दिस इज हेल्ड इन सी के दफ्तरी केस, जो कि 1971 में हुआ था। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है दैट इज अबाउट स्कैंडलाइजिंग ऑफ कोर्ट। दो ब्रतकांत मिश्रा केस में ये कहा गया था कि वेलिफिकेशन इज ऑफ द जज एज ए जज और एज एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पर ये तय करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप
जो स्कैंडलाइज कर रहे हो, तो वो आप जज को एज ए जज की कैपेसिटी में कर रहे हो या एज ए इंडिविजुअल की कैपेसिटी में कर रहे हो। अगर आप जज को एज ए जज की कैपेसिटी में कर रहे हो देन इट इज रॉन्ग, बट अगर आप उनको इंडिविजुअली यहाँ पर करते हो जिससे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस अफेक्ट नहीं हो, जैसे कि शिवशंकर केस जो 1988 में हुआ था, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को अफेक्ट नहीं करता, तो ऐसे केस में उनको हम कंटेम्प्ट मानेंगे, और अगर ये अदर वे है तो ऐसे वे में हम इसको स्कैंडलाइजिंग ऑफ कोर्ट नहीं मान सकते। सो द थर्ड इंस्टेंस जो होता है दैट इज अबाउट प्रिजुडाइसेस और इंटरफेरेंस विद ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। जैसे कि हमने एकदम स्टार्टिंग में भी डिस्कस करा कि अगर आप कोई प्रिजुडाइज या इंटरफेयर करते हैं किसी भी तरीके से, एक भावना बनाते हैं कि ये जो जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है ये गलत है। जैसे एक एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि मीडिया ट्रायल जो चलते हैं, कई बार मीडिया ट्रायल को कोर्ट मना करता है। स्पेसिफिकली ऐसा रिसेंट केस हमको एक कर्नाटक में भी देखने को मिला था। उनके जो स्टेट के एक पोस्ट होल्ड करते थे प्रीवियसली, उनके अगेंस्ट एक प्रोसीडिंग चालू किया गया, तो उस केस में कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला कि इनसे रिलेटेड आप कोई भी मीडिया न्यूज इवन ऑन सोशल मीडिया आप नहीं चला सकते हैं। सो लेट्स मूव। तो लॉ कमीशन का इसमें क्या कहना है वो भी हम देख लेते हैं। तो लॉ कमीशन जो कि लॉ कौन कौन से रहने चाहिए, कौन से नए आने चाहिए, कौन से रिपील हो जाने चाहिए, इसके बारे में एक कंटिन्यूसली सजेशन देता है। तो 274th रिपोर्ट जो 2018 में आई थी, उन्होंने उनमें ये रिकमेंड करा था कि यहाँ पे कंटिन्यूस रहनी चाहिए इन लॉ की, ये लॉ जो है ये जारी रहने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट को रिफर करें तो उसमें स्पेसिफिकली कहा है कि 568 क्रिमिनल कंटेम्प्ट केसेस एंड 96,310 सिविल कंटेम्प्ट केसेस अभी भी पेंडिंग है हाई कोर्ट्स में, और वही सुप्रीम कोर्ट में दिस नंबर गोज टू 683 सिविल कंटेम्प्ट एंड 15 क्रिमिनल कंटेम्प्ट केसेस। तो इतना जब पेंडेंसी है तो इसलिए लॉ कमीशन ने यहाँ पर उनका एक यहाँ सुझाव था कि आप इसे कंटिन्यू रखें। उसके बाद में बहुत से इंपॉर्टेंट जजमेंट है, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट मैं कहूंगा वो है मुलगांवकर प्रिंसिपल। इस मुलगांवकर प्रिंसिपल जो कि एस मुलगांवकर वर्सेस अननोन 1978 में जो जजमेंट हुआ था, उसमें कुछ प्रिंसिपल ले डाउन करे थे कि जब भी आप क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलाते हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। जैसे कि आपको 1978 वो इमरजेंसी का वो दौर उनको पता है, उस टाइम पे काफी केसेस फाइल हुए थे, फेमस हेबियस कॉर्पस की भी आप जानते हैं। तो उसी टाइम एक पर्टिकुलर केस जुडिशियल डिसीजन से लेकर एक आर्टिकल लिखा गया। उस आर्टिकल के लिए अपॉलॉजी एडिटर को एक वो लिखा गया सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा कि आप अपॉलॉजी लीजिए, लेकिन उन एडिटर ने ये अपॉलॉजी देने के लिए, ये माफी मांगने के लिए रिफ्यूज कर दिया एंड उन्होंने कहा दिस नथिंग इज रॉन्ग इन दिस आर्टिकल। एक जुडिशियल डिसीजन था, उसको मैंने फॉलो करा, उसमें मैंने अपना कमेंट करा, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। अब इसका रूलिंग क्या हुआ? अब यहाँ पर तीन जजेस की बेंच थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम के जस्टिस बेग थे, उसके सामने उनके अलावा द फेमस जस्टिस अय्यर भी थे, कृष्णा अय्यर भी थे वहां पर। उसके अलावा उस बेंच में कलश राम, जो जस्टिस कलश राम है, वो भी इनमें थे। तो उन्होंने जो रूलिंग लेट डाउन करी उनमें जो फर्स्ट पॉइंट था दैट इज वाइज इकोनॉमी ऑफ यूज। मतलब अगर आप कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन कर रहे हो तो ये आपको काफी वाइजली, काफी प्रूडेंटली यहाँ पे इसका यूज करना चाहिए। जो सेकंड पॉइंट था वो ये था कि अगर डायरेक्टली ये जुडिशियल प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट करे, डिस्ट्रॉय करे, किसी भी तरीके की बाधा डाले, तो ऐसे केस में आप बिल्कुल कंटेम्प्ट केस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर ये अपने आप में बहुत छोटा मोटा टाइप का ऑफेंस हो तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, आप बिग हार्टेड वे में इसको एक इग्नोर कर सकते हैं। उन्होंने एक सेइंग भी यहाँ पर कोट करी थी, द डॉग्स मे बार्क द कार्वन विल पास। तो दिस वेरी फेमस अरेबिक फ्रेज, तो इसको फॉलो करने की बात की गई थी। उसके साथ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे पता है आर्टिकल 19 में हमारे पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे अगर बेस कोई फ्री क्रिटिसिज्म हो, कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो जो कि फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ जस्टिस, तो यहाँ पर उसमें किसी भी तरीके की कोई गलत नहीं है और ये कंटेम्प्ट लॉ के अगेंस्ट ट्राई नहीं किया जा सकता है। तो दिस आर सम प्रिंसिपल्स व्हिच इज लेट डाउन इन एस मुलगांवकर केस। उसके बाद में जो डिफरेंट डेमोक्रेसीज है उनके बारे में जान लेते हैं। तो
इंग्लिश में अगर हम इंग्लिश कंटेम्प्ट लॉ के बारे में देखें तो 1930 के बाद में कोई भी ट्राई नहीं किया गया एंड रिसेंटली 2012 में जो वहाँ का कंटेम्प्ट लॉ था उसको एबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद में स्पाई कैचर जजमेंट हुआ है इंग्लैंड में, उसमें तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यहाँ पे डिसीजन दिया है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो लॉर्ड्स थे उनकी एक उल्टी तस्वीर बना के और नीचे लिख दिया गया यू ओल्ड फूल्स, लेकिन इसको काफी हेल्दी वे में लिया गया और इसे कहा गया कि मैं, जज ने ये कहा यहाँ पर कि मैं किसी के कहने से मैं फूल नहीं हो पाता हूँ, ये उनका पर्सनल ओपिनियन है और इसमें मेरा या एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं होती, तो इसका हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट नहीं मान सकते। उसके साथ में यूएस एंड कनाडा में भी हम देखें तो इफ देयर इज एमिनेंट एंड क्लियर डेंजर टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, उसी केस में ये फॉलो होता है कि यहाँ पर कंटेम्प्ट लॉ हो। तो एक केस लॉ भी देख लेते हैं हम। तो सुप्रीम कोर्ट जो है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसमें जस्ट होगो ब्लैक ने इन द ब्रिजेस केस जो 1941 में हुआ था उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया है द एजम्पशन दैट रिस्पेक्ट फॉर द जुडिशरी कैन बी वॉर्न बाय शील्डिंग जजेस फ्रॉम पब्लिश्ड क्रिटिसिज्म wrongly appraises the character of American public opinion and enforced silence, however limited, solely in the name of preserving the dignity of the bench would probably engender resent, suspicion and contempt much more than it would enhance the respect। तो अगर आप contempt proceeding करते हो तो ऐसे केस में आपको उससे रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाला। अदरवाइज ये कंक्लूजन फॉर्म करता है कि यहाँ पे सस्पिशन है, कुछ ना कुछ सस्पिशन है और एक ईल जो रिस्पेक्ट है वो पैदा करता है। इस पर्टिकुलर केस में ये ऑब्जर्व किया गया। तो कोर्ट को अगर रिस्पेक्ट कमानी है तो वो उनके जजमेंट से कर सकते हैं। उसके अलावा एक ऑस्ट्रेलिया का भी केस है, मुंडे केस 1972, उसमें भी ऑब्जर्व किया है जस्टिस होप ने, देयर इज नो मोर रीजन व्हाई एक्ट्स ऑफ कोर्ट शुड नॉट बी फ्रिक्वेंटली क्रिटिसाइज्ड देन एक्ट्स ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। सो एट लास्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होता है कि आर्टिकल 19 में हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसके साथ में दूसरी और कंटेम्प्ट लॉ भी है। यस देयर शुड बी रिस्पेक्ट ऑफ जजेस, पर रिस्पेक्ट ऑफ जजेस वहां पर आपका एक लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है कि व्हाट इज फ्री क्रिटिसिज्म एंड व्हाट इज स्कैंडलाइजिंग ऑफ कोर्ट। तो यहाँ पर ये एक कंप्लीट डिस्कशन है कि आपको कहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि उसके आगे दिस इज कंटेम्प्ट एंड दिस इज अ फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच, बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है दैट इज विद रिस्ट्रिक्शंस ऑब्वियसली, और अगर ऐसा कोई जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को अफेक्ट करता है तो ऑब्वियसली वो गलत है। तो यहाँ पे आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में जरूर डिस्कस करिए। लेट्स हैव अ फ्रूटफुल डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।